दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में मनाया जाने वाला संगाई महोत्सव किस राज्य से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मणिपुर। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हर साल मणिपुर राज्य 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर संगाई महोत्सव मनाता है। महोत्सव का नाम राजकीय पशु संगाई के नाम पर रखा गया है, जो केवल मणिपुर में पाया जाने वाला हिरन है। संगाई महोत्सव वर्ष 2010 में शुरू हुआ था। आज यह मणिपुर के लिए अपनी समृद्ध परंपरा और संस्कृति को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक बड़े मंच के रूप में विकसित हुआ है। त्योहार के हर संस्करण में कला और संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प, स्वदेशी खेल, व्यंजन, संगीत और राज्य के साहसिक खेल आदि के क्षेत्र में राज्य की पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है। इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए मणिपुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बांधनी कला के बारे में सही नहीं है। यह एक प्रकार का टाई डाई कपड़ा है। केरल में इसे सुगुंडी के नाम से जाना जाता है। अधिकांश बांधनी बनाने के केंद्र गुजरात, राजस्थान, सिंध और पंजाब क्षेत्र में स्थित हैं और बांधनी में प्रयुक्त होने वाले मुख्य रंग प्राकृतिक होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केरल में से सुगुंडी के नाम से जाता है। ये कथन जो है सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। बांधनी एक प्रकार का टाई डाई कपड़ा है। इस कपड़े को नाखूनों से कई छोटे छोटे बंधनों में बांधकर सजाया जाता है, जो एक डिजाइन बनाते हैं। बांधनी शब्द संस्कृत शब्द बांदा से लिया गया है। आज अधिकांश बांधनी बनाने के केंद्र गुजरात, राजस्थान, सिंध, पंजाब क्षेत्र और तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु में इसे सुगुंडी के नाम से जाना जाता है, अतः विकल्प बी सही है। बांधनी को तमिल और क्षेत्रीय बोलियों में बंधेज, बंधनी, पीलिया या चुगंडी के नाम से भी जाना जाता है। बंधनी में प्रयुक्त होने वाले रंग प्राकृतिक होते हैं, जो मुख्य रूप से पीले, लाल, नीले, हरे और काले होते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केरल में इसे सुगुंडी के नाम से जाना जाता है। यह कथन जो है सही नहीं है, बाकी के सभी कथन जो है सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा जारी रिट परमादेश का वास्तव में क्या अर्थ है। सशरीर प्रस्तुत करना, मना करना, हम आदेश देते हैं या फिर प्रमाणित होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आज्ञा या आदेश देते हैं। यह अदालत द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया एक आदेश है, जो उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहता है, जिसमें वह विफल रहा है या उसने आदेश पालन करने से इनकार कर दिया है। यह किसी भी सार्वजनिक निकाय, निगम, अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकार के खिलाफ भी इसी उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है, अतः विकल्प सी सही है। परमादेश की रिट इन स्थितियों में जारी नहीं की जा सकती। पहला, एक निजी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ। दूसरा, विभागीय निर्देश लागू करने के लिए जिसमें वैधानिक बल नहीं है। तीसरा, जब कर्तव्य विवेकाधीन है और अनिवार्य नहीं है। और चौथा, एक संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए। पांचवा, भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों के खिलाफ। और आखिरी, न्यायिक क्षमता में कार्य करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में उपभोग शब्द किससे संबंधित है। मंदिर वास्तुकला, स्क्रॉल पेंटिंग, कर्नाटक संगीत या फिर बौद्ध मठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कर्नाटक संगीत। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में संत कवि श्री कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। कनकदास का कीर्तन और उपभोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नाम है। आपको बता दें कि उपभोग कन्नड़ भाषा में कर्नाटक संगीत रचना से संबंधित है। उपभोग शब्द कर्नाटक संगीत में एक प्रकार के स्वर के टुकड़े को संदर्भित करता है, अतः विकल्प सी सही है। 3 दिसंबर 1509 को थिमप्पा नायक के रूप में जन्मे कनकदास एक प्रसिद्ध दार्शनिक, कवि और संगीतकार थे। उनकी जयंती मुख्य रूप से कुरुबा समुदाय द्वारा मनाई जाती है। उन्होंने समानता के संदेश फैलाने और सामाजिक समुदाय के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाई। कर्नाटक संगीत और कीर्तन में स्थानीय भाषा के प्रयोग ने उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कर्नाटक संगीत। अगला प्रश्न है हाल ही में डे एट सी नामक नौसैनिक अभियान किस राज्य में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, महाराष्ट्र।
पश्चिमी नौसेना कमान ने हाल ही में मुंबई से बाहर महाराष्ट्र के सांसदों, विधायकों, एमएलसी और सरकारी अधिकारियों के लिए आयोजित डे 8C के दौरान अपनी परिचालन क्षमताओं का प्रतिनिधित्व किया। इसलिए विकल्प ए सही है। इसमें फास्ट अटैक क्राफ्ट द्वारा नकली हमला, एक वायु शक्ति प्रदर्शन, चेतक हेलीकॉप्टरों द्वारा खोज और बचाव, सी किंग हेलीकॉप्टर द्वारा सोनार डंक ऑपरेशन और समुद्र में कर्मियों के स्थानांतरण जैसे अभ्यास शामिल थे। समुद्र में नौसैनिक अभियानों के लिए सभी पहलुओं के लिए गणमान्य व्यक्तियों को दिखाने के लिए एक पनडुब्बी प्रदर्शन भी आयोजित किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिट इंडिया स्कूल वीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका पहला संस्करण 15 नवंबर 2022 से शुरू होने जा रहा है। कथन 2 है, यह एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों और न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल दो कथन ही सही है। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में ओलंपिक डबल मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने फिट इंडिया स्कूल वीक मैस्कॉट्स तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया। फिट इंडिया मूवमेंट वर्ष 2019 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इसने दिसंबर 2019 में ही अपने वार्षिक फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम की शुरुआत की। यह छात्रों को फिटनेस की आदतों को विकसित करने और फिटनेस व खेल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। फिट इंडिया स्कूल वीक का चौथा संस्करण 15 नवंबर 2022 को शुरू होगा, इसलिए कथन एक सही नहीं है। एक महीने के लिए भारत भर के विभिन्न स्कूल 4 से 6 दिनों के लिए विभिन्न रूपों में फिटनेस और खेल का जश्न मनाएंगे और स्कूलों के बीच इसके महत्व बताएंगे। अतः कथन 2 सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जिसके मुताबिक कथन 2 जो है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी PATA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक गैर लाभकारी सदस्यता आधारित संघ है। कथन 2 है, इसका प्रधान कार्यालय जापान के टोक्यो में है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों और न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन जो है वही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात समझते हैं। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के सचिव ने पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन और भारत के बीच गहन जुड़ाव पर चर्चा करने के लिए लंदन में वर्ल्ड ट्रेड मार्केट 2022 में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के CEO से मुलाकात की। 1951 में स्थापित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन एक गैर लाभकारी सदस्यता आधारित संघ है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र और उसके भीतर यात्रा व पर्यटन के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। अतः कथन 1 सही है। इसका प्रधान कार्यालय 1998 से बैंकॉक में है। एसोसिएशन के आधिकारिक कार्यालय बीजिंग और लंदन में भी है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर हुआ विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिलॉकर किसकी एक प्रमुख पहल है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। डिजिटल लॉकर उपयोगकर्ता आप स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से स्टोर कर सकते हैं और उन्हें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते यानी आभा से जोड़ सकते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिलॉकर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, इसलिए विकल्प डी सही है। डिजिलॉकर का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल दस्तावेज वॉलेट मुहैया कराकर उससे प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करना है, जिससे नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण हो सके। डिजिलॉकर सिस्टम में जारी किए गए दस्तावेज सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2016 के नियम 9A के अनुसार मूल भौतिक दस्तावेजों के समान माने जाते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, इसे UNFCCC के COP26 के दौरान लॉन्च किया गया था। कथन 2 है, ये संयुक्त अरब अमीरात और भारत के नेतृत्व वाली एक पहल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों और न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कथन 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। इस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी MAC को भारत के साथ एक भागीदार के रूप में लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। यह संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के नेतृत्व में एक पहल है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन शामिल है। अतः कथन 2 भी सही नहीं है।
इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। एमएसी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मैंग्रोव की भूमिका और जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में इसकी क्षमता पर दुनिया भर में जागरूकता फैलाने और शिक्षित करने का प्रयास करता है। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में अंतर्ज्वारीय जल में रहने वाले पेड़ों और झाड़ियों से युक्त वन होते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भिमसा लोक नृत्य किस घाटी से संबंधित है? अराकू घाटी, जीरो घाटी, पार्वती घाटी या फिर लूक घाटी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अराकू घाटी। नवंबर के माह में अराकू घाटी के मधुमक्खी पालकों द्वारा पर्यटकों को शहद बेची जाती है। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी धिमसा नृत्य नामक जनजातीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। धिमसा नृत्य की मूल विशेषता पड़ोसी गांवों के बीच मित्रता स्थापित करने का प्रयास है। यह मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान आयोजित किया जाता है। यह आमतौर पर शादी के अवसरों के दौरान किया जाता है, जब कलाकार खुद को अलंकृत गहनों से सजाते हैं और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, अराकू घाटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सुरक्षा बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 या फिर अनुच्छेद 35? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। इस प्रावधान का उद्देश्य उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को दी गई है, राज्य विधानसभाओं को नहीं। संसद द्वारा बनाए गए ऐसे किसी भी कानून को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए विकल्प बी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अनुच्छेद 33। चलिए अब हम पहुंच गए हैं अभ्यास प्रश्न पर। तो आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न है, टेलीमेडिकॉन 2022 की थीम है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना। ऑप्शन बी सतत विकास के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना। ऑप्शन सी डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना। या फिर ऑप्शन डी सतत टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।